हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित फिजिक्स कैंपस के इस परिवार में। तरल के आंतरिक गुण वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग जो है पास्कल का नियम और उसका अनुप्रयोग जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत और लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले जो छूटा हुआ था हम लोगों का प्रणोद, उसको लिख लेंगे और जो है द्रव्य दाब का नियम उसको लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का पहला वीडियो है। इससे पहले हमारा एक दो वीडियो नहीं बनाया तो उसको हम लोग अलग से डाल के आपको भेज देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जो है आज का क्लास। चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग पास्कल का नियम पढ़े थे ना। पास्कल का नियम क्या नाम है भाई? शिवराज। अच्छा, उसका दोस्त लग रहा है तुम ना, अरमान का। अरमान का तुम दोस्त है ना? अच्छा, कहाँ तक पढ़ा है भाई तुम फिजिक्स में? कहाँ तक पढ़ा है भाई? क्या बोला भाई? हम बहरा हो गए या फिर हमको कुछ धीरे बोल रहा है? खैर हो जाता सकते, हमको लग रहा है कि हम मेरा कान गया नहीं गिरा। अच्छा, चलो ठीक है। तो हम लोग तरलों के यांत्रिक गुण वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास हम लोग पास्कल का नियम वाला टॉपिक पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड हम लोग एक अनुप्रयोग किए थे जिसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इन दोनों टॉपिक को प्रीवियस क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अभी करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत और उससे रिलेटेड एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उससे रिलेटेड टॉपिक है लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव्य दाब का नियम। उस चीज को समझेंगे। और फिर हम लोग बोले थे आपको कि प्रणोद वाला जो है परिभाषा लिख लीजिएगा, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग नहीं लिखे हैं तो उसको पहले लिखाना पड़ेगा। प्रणोद क्या होता है और फिर दाब का क्या उपयोग होता है, दाब का कहाँ यूजेज होता है। ये दोनों हम आपको होमवर्क दिए थे, लेकिन हमको भरोसा है कि आप नहीं लिखे हैं, इसलिए हमको लिखाना पड़ेगा। चलिए, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग जो है फटाफट में एक बार रिकॉल करते हैं। तरलों के यांत्रिक गुण वाले चैप्टर में हम लोग जो पढ़े उसमें सबसे पहले हम लोग तरल के बारे में पढ़े। तरल के बारे में हम लोग इस चीज को जाने कि तरल का मतलब होता है कि द्रव्य और गैस का सम्मिलित रूप को तरल कहते हैं। भैया, तरल को बोला जाए तो वो द्रव्य भी है और गैस भी है। जो द्रव्य अवस्था में और गैसीय अवस्था में, दोनों अवस्था में जो पाया जाता है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं पानी को बोलेंगे तो वो भी तरल है, हवा को बोलेंगे तो वो भी तरल है। पानी हवा दोनों को हम लोग तरल बोल सकते हैं। तो द्रव्य और गैस का सम्मिलित रूप को हम लोग तरल कहते हैं। तरल को के बारे में हम लोग इस बात को जाने थे कि अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसके अगर आकृति में बदलना है तो उसके लिए हम लोग को बाहरी बल लगाना पड़ेगा। लेकिन द्रव्य और गैस को अगर अवस्था चेंज करना है, उसका आकृति साइज शेप चेंज करना है तो बाहर से कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। एक गिलास में पानी डाल दिया, गिलास का रूप ले लेगा। लोटा में पानी डाल दिया, लोटा का रूप ले लेगा। डेक्ची में पानी डाल दिया, डेक्ची का रूप ले लेगा। पानी जैसे आप डालिएगा वैसा रूप ले लेगा। कहने का मतलब उसको हम लोग को शेप चेंज करने के लिए कोई बाहर से बल नहीं लगाना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग तरल के बारे में पढ़े थे। तरल को पढ़ने के बाद हम लोग दाब के बारे में पढ़े थे। दाब को हम लोग इंग्लिश से प्रेशर कहते हैं। दाब का मतलब होता है कि आप इस दुनिया में कहीं भी बल लग रहा है, हमेशा किसी न किसी जगह पर बल लगता ही है। तो दाब का सिंपल मतलब होता है कि अगर कहीं पे 1 मीटर के एरिया पर, 1 सेंटीमीटर के एरिया पर, 1 मिलीमीटर के एरिया पर, तो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर कितना बोलेंगे तो उसके जगह प्रति इकाई क्षेत्रफल बोलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। ये सब एरिया पर जो बल लगता है ना, उसी बल को हम लोग कहते हैं दाब। तो दाब का सिंपल मतलब होता है कि किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब। दाब के बारे में हम लोग इस बात को देखें कि दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो उससे रिलेटेड जो उसका मात्रक आ जाता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था। लेकिन दाब का कॉन्सेप्ट जो दिए थे वो दिए थे पास्कल चचा ने, तो इसके लिए हम लोग दाब के ऐसा ही मात्रक पास्कल बोल देते हैं। उस चीज को पढ़ने के बाद हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़े थे, घनत्व के बारे में। घनत्व का मतलब होता है कि द्रव्यमान और आयतन का अनुपात हमारा घनत्व कहलाता है। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जितना ज्यादा घना रहेगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। कोई भी चीज जितना ज्यादा घना रहेगा उस मोलिक्यूल्स का, उस ऑब्जेक्ट का घनत्व उतना ही ज्यादा रहेगा। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सर ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव्य का घनत्व होता है, उसके बाद गैस का घनत्व होता है। तो इस हिसाब से हम लोग घनत्व को बांटते हैं। घनत्व को पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, शुरुआत किए थे पास्कल का नियम से। पास्कल का नियम एकदम बेहतरीन टॉपिक था और एकदम इस चीज को अच्छे से समझे थे। पास्कल का नियम ये कहता है कि अगर किसी द्रव्य
अगर किसी पात्र में, किसी बर्तन में द्रव्य भरा हुआ है, तो वो जो द्रव्य है ना, वो बर्तन पर हर जगह पर, हर एक दिशा पर समान रूप से दाब डालता है। हर एक दिशा पर समान रूप से दाब संचरित होता है, हर एक दिशा पर एक समान रूप से दाब डालता है। इस चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे पास्कल का नियम में। पास्कल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारा चीजों का निर्माण किया गया, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, घर में जाकर देखना भी पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे नहीं क्योंकि आप फोन चलाने में ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन देखना जरूरी है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अगर किसी बर्तन में या पात्र में पानी डाला हुआ है, तो उसमें जो पानी है ना, वो बर्तन पर जो दाब डालता है ना, वो दाब समान रूप से हर एक जगह पर संचरित होता है, हर एक जगह पर समान रूप से दाब डालता है। उसको हम लोग कहते हैं पास्कल का नियम। पास्कल चाचा ने 17वीं शताब्दी में ये एक नियम दिया था, और उस नियम का मदद से हम लोग बहुत सारा जो है नया चीज का निर्माण किए, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये कहता है कि आप कम बल लगाइए, जो वहां पे ज्यादा बल लगेगा, और ज्यादा बल लगाने से हम लोग आराम से किसी भारी सामान को, जैसे कार, बस, ट्रक, सबको उठा सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग इस चीज को देखे थे भी कि अगर हम लोग 10 न्यूटन का बल लगा रहे थे, तो वहां पे 10 गुना बल लग रहा था, 100 न्यूटन का बल, और वो उठ जा रहा था। तो सिंपल मतलब है, कहीं पे कम बल लगा के हम लोग ज्यादा भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। ये काम है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आया होगा और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत दुविधा परेशानी है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो आगे बढ़ने का इजाजत दीजिए। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, हमारा मेन टॉपिक है। इससे प्रीवियस जो छूटा हुआ है, पहले उस चीज को लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत वाला टॉपिक का शुभारंभ करेंगे। चलिए फटाफट पूछिए, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी है? हाँ सर आइए। हाँ भाई पूछो। हाँ भाई। हाँ ठीक है। इधर से पानी निकलेगा, कोई भी रहेगा, पानी जो भी डालेगा, क्या उसको उस तरह से बनाया जाता है कि फ्लूइड नहीं निकलता है? जो जैसे मान लेते हैं कि जो पिस्टन है ना, पिस्टन ही सिर्फ ऊपर उठता है, बाकी जो है वो जो फ्लूइड डाला हुआ रहता है वो नहीं उठता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी का शॉकर जो रहता है, उस शॉकर में भी तो तेल भरा हुआ रहता है। शॉकर में तेल भरा हुआ रहता है कि नहीं? गाड़ी का शॉकर में जो व्हाइट सब दिख रहा है, वो सब में तेल भरा हुआ रहता है। अब तेरे हिसाब से अगर गाड़ी का शॉकर ऐसे करके कर रहे हैं तो तेल बाहर निकल जा रहा है, तेल तो बाहर नहीं निकलता है। उस तरह से उसको बनाया जाता है कि उसका सिर्फ शॉकर ही ऊपर नीचे होता है, जो तेल होता है वो उसको मदद करता है ऊपर नीचे करने में, ठीक है ना? तो वो पिस्टन सिर्फ उठता है, बाकी और कुछ नहीं उठता है। और पूछो भाई, कोई सवाल है? हाँ 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 हाँ। बल कहने का मतलब है बल और दाब समान रूप से हर एक जगह पर लगेगा। 6 न्यूटन का बल हर एक जगह पर लगेगा। हाँ मतलब हर जगह पर, 3 पिस्टन नहीं, पूरा पात्र पर समान रूप से फैलेगा बल, जितना बल लगाए उतना, क्योंकि यही कहता है पास्कल का नियम, जितना दाब लगाइए वो हर एक जगह पर समान रूप से फैलता है। और पूछो भाई। बोलो नितेश भाई, कोई सवाल है? बढ़िया से घूमो ना जी, तुम दीवार में सट के क्या बैठता है यार, जवान लड़का है, घूमो इधर। पूछो भाई, कुछ पूछना है? बोलो जी। राज रविन, कुछ पूछना है भाई तुमको? तुमको कुछ पूछना है? हाँ, घर से वो सब ये करके आना चाहिए, यहाँ पे तुम खोजेगा तब पूछेगा। बोलो जी रफीक। हाँ क्या छोटा है? उसका नाम है ना यार, ये वाला हमको थोड़ा दिखाई दे रहा है। हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाँ क्षेत्रफल। नहीं कम बल नहीं, कहने का मतलब दाब समान रूप से, जितना बड़ा एरिया लगेंगे, दाब जितना लगा है हर एक जगह पर समान रूप से लगेगा। क्षेत्रफल बड़ा हो चाहे कम हो, हर एक जगह पर समान रूप से लगेगा। बोलो जी कृष्णा भाई, कुछ पूछना है? 8:30 बजे से भाई। तुम बोलो जी रफीक, कुछ पूछना है? तुम बोलो। नाम भूल गया भाई तेरा, फिर से एक बार नाम बोल लो ना। मुजराहिल, इमराहिल। अच्छा चलो, तुमको हम भाई बोल के बुलाएंगे। बोलो भाई, कुछ पूछना है? अरमान भाई तुमको बोलिए, नया कुछ पूछना है? हाँ कुछ नहीं, आपको कुछ पूछना है? चलिए हेडिंग कीजिए प्रणव। थ्रस्ट। थ्रस्ट
ठीक है, देखिए थ्रस्ट का सिंपल मतलब है, थ्रस्ट का मतलब है कहीं पे बल लग रहा है, लेकिन अगर कहीं पे लंबवत बल लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम इसको मारेंगे, लेकिन अगर हम इसको एकदम परपेंडिकुलर सीधा मारेंगे यहाँ पे, तो ज्यादा जोर से बल लगेगा, ज्यादा जोर से इसको चोट लगेगा। कहीं पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स डाला जाता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक बेंच है और इस बेंच पर मान लेते हैं कुछ बल लगा रहा है या फिर कोई सामान रखा जा रहा है, तो बेंच पर जो सामान रखने में जो बल लग रहा है वहां पे उसका परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है, जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम इसको मारेंगे तो ये कैसा मारा जाए कि ज्यादा इस पर चोट लगे, इसको ज्यादा चोट लगे, तो परपेंडिकुलरली मारेंगे। अगर इसको ज्यादा ऐसे करके मारा जाए तो ये धंस जाएगा अंदर की ओर, फिर हमको गाली देगा। तो इसके लिए कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई होता है, कहीं पे लंबवत बल लगता है, तो उसको हम लोग प्रणोद कहते हैं, ठीक है ना। अगर किसी बर्तन में द्रव्य भरा हुआ है और द्रव्य जो है उस बर्तन पर लंबवत बल आरोपित करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। क्योंकि हम लोग तरल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तरल के हिसाब से ही डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। लिखिए, तरल के हिसाब से डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। लिखिए, यदि किसी बर्तन में रखे हुए द्रव्य द्वारा, यदि किसी बर्तन में रखे हुए द्रव्य द्वारा बर्तन की दीवार के संपर्क तल पर, बर्तन की दीवार के संपर्क तल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, संपर्क तल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहा जाता है। परमोद मत लिख देना। लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहा जाता है। प्रणोद कहा जाता है। लिख लीजिए, प्रणोद बराबर दाब गुना क्षेत्रफल। प्रणोद बराबर दाब गुना क्षेत्रफल। इस हिसाब से दाब का फार्मूला प्रणोद बटा क्षेत्रफल भी हो सकता है ब्रो। दाब का फार्मूला क्या हो सकता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल भी हो सकता है। और प्रणोद बराबर क्या होता है, दाब गुना क्षेत्रफल। कहने क्या बोला भाई, हाँ भाई होगा ही, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो अगर किसी वस्तु पर जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उसका प्रणोद उतना ज्यादा होगा। किसी वस्तु पर जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उस वस्तु का प्रणोद क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, प्रणोद उतना ही ज्यादा होगा। क्या बोला भाई, प्रणोद एक प्रकार का बल है। प्रणोद को सूचित में, ये एक प्रकार का बल ही तो है, इस पर बल ही तो लग रहा है, तो प्रणोद एक प्रकार का बल है। वहां पे लिख लीजिए, प्रणोद एक प्रकार का लंबवत बल है। ठीक है ना, इसको एफ से ही सूचित करेंगे। एफटी लिख सकता है ऐसे करके, एफटी। प्रणोद एक प्रकार का लंबवत बल है ना, वहां पे एफटी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। लाली बात, लंबवत बल है यार, लंबवत बल है, इसे एफटी द्वारा सूचित किया जाता है। ये लिख सकता है, थ्रस्ट फोर्स है ना, थ्रस्ट। चलिए अब दाब का अनुप्रयोग लिख के रख दीजिए। दाब का कहां हमको दिखाई देता है यूजेस, देखिए दाब का यूजेस हमको दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं कि आप वो पूरा दलदल जगह में जाइए, पूरा दलदल जगह में, और उस पर पैर रखिए, उस पर पैर रखिए, तो आप पैर आपका अंदर घुस जाएगा। दोनों पैर लिख लेते हैं, हजार से ना अंदर घुस जाइएगा। अंदर घुसेगी नहीं, क्यों अंदर घुसिएगा? हाँ सर एकदम फ्री होके 15 मिनट बाद आइए, 15 मिनट बाद आइए।
वहां पे अगर दो पैर को रखेंगे उस दलदल जगह में तो दोनों पैर अंदर घुस जाएगा, लेकिन वही अगर आप लेट जाइएगा तो आप नहीं घुसेगा दलदल जगह में अंदर। दलदल माने कादा जगह रे खपा, कादा कादा है? हाँ क्या? देखिए भैया, दाब का कॉन्सेप्ट क्या है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए। P इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए। इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन में, इसका क्या कॉन्सेप्ट निकलता है? इसका कॉन्सेप्ट ये निकलता है भैया कि किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उस पर दाब उतना कम लगेगा। दाब उतना क्या लगेगा? कम लगेगा। और किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका दाब उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है मेरे भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, दाब उतना कम लगेगा। तुम्हारा बॉडी का क्षेत्रफल वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमको कादा अंदर नहीं घुसा पाएगा। जो कीचड़ है वो कीचड़ तुमको अंदर नहीं घुसा पाएगा। लेकिन तुम्हारा पैर का क्षेत्रफल बॉडी की तुलना में ओनली पैर का क्षेत्रफल क्या है? कम है, इसलिए वो फटाक से अंदर घुसा लेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा पैर का क्षेत्रफल क्या है? कम है। दूसरा एग्जांपल, आजकल नया जमाना चला है, गर्ल्स लोग का बैग देखना 1 अंगूर का रहता है, मतलब एक जो फीता रहता है वो 1 अंगूर का। इसका फीता, इसका भी डिजाइने वाला लिया है, इसका फीता देखिए। और गर्ल्स लोग का बैग देखिएगा, उसका फीता रहेगा 1 अंगूर का, है ना। उसको ज्यादा नहीं, ऐसा ऐसा 3 गो किताब दे दीजिए ना डालने के लिए, है ले गिर जाएगी, वो बैग सब तो खा जाएगा। रीजन क्या है भैया? वो स्टाइलिश बैग है, उस पर अगर भारी सामान डालिएगा ना तो उसमें आप अपना मेकअप किट डाल सकते हैं और कुछ नहीं। मेकअप किट के और 1-2 कॉपी, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं डाल सकते उसमें। बुक का नाम मत लीजिएगा 11-12 का बुक, और नहीं तो गिलिए जाइएगा, सब बैग खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो बैग का पट्टी है उसको चौड़ा बनाया जाता है। बैग का पट्टी को क्या बनाया जाता है? चौड़ा, ताकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो सके, ताकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो सके और हमको दाब कम लगे और हम आराम से भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा सके। अब आप लोग जैसे लीजिएगा एक पट्टी जैसा बैग, उसमें क्या होगा बताइए? और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी का टायर, जो ट्रक का टायर होता है, उसमें हम अगर स्प्लेंडर का टायर दे देंगे तो क्या होगा? गाड़ी का टायर को चौड़ा बनाते हैं, जितना बड़ा गाड़ी उतना बड़ा चौड़ा, उतना चौड़ा टायर। अब आप मान लेते हैं हमारे पास ट्रक है, और हमने की में पैसा फंसा स्प्लेंडर टायर दिया दी कोई बैग दो में, तो ले गिरेगा कि नहीं? वो स्प्लेंडर का अगर टायर दीजिएगा तो चलेगा वो? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भैया टायर का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, उसका भार को वो संभाल नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दाब उस पर उतना ही कम लगेगा। दाब उस पर क्या होगा? उतना ही कम लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कांटी है, कील, तो कील का जो जहां ठोकाने वाला मतलब बाहर वाला भाग वो ज्यादा नुकीला होता है। नुकीला क्यों होता है? ताकि उसका क्षेत्रफल कम हो। जितना कम क्षेत्र है, वो भौथर कांटी लीजिएगा, भौथर कांटी, और वो पूरा एकदम चकचकिया नया कांटी लीजिएगा तो नया कांटी हंसा में घुसेगा धक्का-धक, और एकदम भौथर कांटी लीजिएगा, ठोकते रहिएगा, घुस नहीं करे, 2 टका पैसा फंसाने में माया लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। भौथर कांटी का क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। और भौथर कांटी का क्षेत्रफल बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हो गया? तुम्हारा दाब कम हो गया। और एकदम चकचकिया कांटी लिया है, एकदम पूरा नुकीला वाला, फटाफट घुसाइए घुस जाएगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है? कम है, इसलिए दाब क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। ये यूजेज है। तो दाब का यूजेज दैनिक जीवन में आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना कम दाब, जितना कम क्षेत्रफल उतना ज्यादा दाब। ठीक है भाई? एग्जांपल लिखा जाए, लिखिए। दाब का अनुप्रयोग। हाँ आलाली रे कत आलाबी। दाब का अनुप्रयोग लिख के डैश दे रे भाई।
लिखिए, किसी वस्तु का क्षेत्रफल, नहीं 1 नंबर नहीं, थोड़ा वहां पे लिख लेते हैं, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दाब कम होगा। देखिए, किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है, आने लगा तो उसका शुरू हो गया नीतीश का, लिख के डैश दो, लिख के डैश दे दिया ब्रो। देखिए, किसी वस्तु का क्षेत्रफल, किसी वस्तु का क्षेत्रफल, किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है, उस वस्तु पर लगने वाला दाब, उस वस्तु पर लगने वाला दाब उतना ही कम होता है, उस वस्तु पर लगने वाला दाब उतना ही कम होता है। परंतु क्षेत्रफल जितना कम होता है, परंतु क्षेत्रफल जितना कम होता है, परंतु क्षेत्रफल जितना कम होता है, उस वस्तु पर लगने वाला दाब उतना ही अधिक होता है। क्षेत्रफल जितना कम होता है, उस वस्तु पर लगने वाला दाब उतना ही अधिक होता है, उस वस्तु पर लगने वाला दाब उतना ही अधिक होता है, लगने वाला दाब उतना ही अधिक होता है। उदाहरण लिख के दे दीजिए, लिखिए, ट्रकों या बसों के टायरों को चौड़ा बनाया जाता है। उदाहरण लिख के दे दीजिए और लिखे पहला नंबर उदाहरण, ट्रकों या बसों के टायरों को चौड़ा बनाया जाता है। इसको नहीं आया पांडे जी, और ट्रकों या बसों के टायरों को चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा बनाया जाता है। बेग की पट्टियों को, बेग की पट्टियां चौड़ी होती है। कृष्णा नुनू, सब बढ़िया चल रहा है ना जिंदगी में? हाँ, सब मिट मट गया ना जो भी दिक्कत था? हाँ, बेग की पट्टियां चौड़ी होती है। कील को नुकीला बनाया जाता है। सबका हम मतलब सिर्फ उदाहरण लिखा दे रहे, एक्सप्लेन समझ में आ गया है ना? कील को नुकीला बनाया जाता है। हो गया, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं अपने से। चलिए अब हेडिंग कीजिए द्रव दाब का नियम, लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें आप एग्जांपल लिख के अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या नेहा, आपका नाम नेहा ही था ना? हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? इसके बाद समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? बोलिए नुनी, समझ में आया कि नहीं? क्या नाम है उसका? भाई, समझ में आया? चलिए अब शुरू करते हैं। द्रव दाब का नियम लिख के डाल दो, लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोलो भाई, यहां तक कुछ दिक्कत, दुविधा, परेशानी, कोई सवाल है? पूछना है तो पूछो। लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बोलो प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, कुछ पूछना है सवाल? नहीं, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा दाब उतना कम लगेगा। वेट जितना ज्यादा लगेगा क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल तो फैलते जाएगा। मोटा रहेगा तो मतलब क्या, फैल जाएगा वो है। मान लेते 1 क्विंटल का है तो शरीर भी तो रहेगा 1 क्विंटल जैसा, फैलेगा भी तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा उसका है। अब बोलेगा अरमान जैसा है, तो अरमान यदि पैरों रख देगा कीचड़ में तो जल्दी नहीं घुसेगा। हाँ, ये थोड़ा है, बंधा नहीं है लेकिन फिट है एकदम, जिमर जैसा, एकदम जिम करने वाला दिखता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द्रव दाब का नियम, लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए, पास्कल चाचा का जो नियम था ना, पास्कल चाचा का जो नियम था
गजब। द्रव्य दाब का नियम लिख के डच देना है। अभी समझा रहे हैं ब्रो, थोड़ा शांत हो जाओ। देखिए पास्कल चाचा ने जो नियम दिया था, उस नियम से हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकलता है? उस नियम से हमारा ये कॉन्सेप्ट निकलता है, बात मत करो ना यार, सारा दुनिया के चर्चा यही करेगा ना, क्या बतियाया है क्या नहीं, सब यही पे बात कर लो तो गजब इंसान है। पास्कल चाचा का जो नियम था उसमें हम लोग इस बात को सीखे थे कि किसी भी द्रव्य का घनत्व, डेंसिटी, घनत्व का मतलब होता है कि कोई कण जितना ज्यादा सटा सटा रहेगा उस द्रव्य का घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, जितना दूर दूर रहेगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जैसे ठोस पदार्थ, इसके कण ज्यादा सटे हुए हैं, इसलिए इसमें हमको हाथ, अगर हाथ चला रहे हैं तो यहाँ पे हमको लगेगा भी। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके कण ज्यादा सटे हुए हैं। हवा में कोई टेंशन नहीं, हवा में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये क्या है? गैस है। पानी में भी चला सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कष्ट होगा। तो कोई जितना ज्यादा घनत्व होगा उसका, जितना ज्यादा घना होगा उसका डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो पास्कल चाचा के नियम के अनुसार पास्कल चाचा क्या बोले? पास्कल चाचा इस बात को बोले कि अगर किसी पात्र में, किसी बर्तन में द्रव्य भरा हुआ है तो उस पर दाब, वो बर्तन पर जो द्रव्य भरा हुआ है वो द्रव्य उस बर्तन पर दाब डालता है। पहला नियम, ये द्रव्य दाब का नियम के बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो पास्कल चाचा बोले हैं उसी चीज को लिखेंगे। पास्कल चाचा जो बोले थे कि अगर किसी पात्र में द्रव्य भरा हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, तो वो तरल पदार्थ, वो द्रव्य उस बर्तन पर समान दिशाओं में हर एक जगह पर दाब डालता है। ठीक है। दूसरा नियम कि हर एक बिंदु पर समान दाब डालेगा, हर एक बिंदु पर क्या करेगा? समान दाब डालेगा। तीसरा नियम, उसका जो दाब डालता है ना वो उसकी गहराई पर निर्भर करता है, वो उसकी गहराई पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा गहराई रहेगा उस पर दाब उतना ही ज्यादा डालेगा, और जितना कम गहराई रहेगा उस पर दाब उतना ही कम होगा। कैसे सर? এটা टूबी अल्प कम फील हुआ। जैसे मान लेते हैं आपका घर में एक टंकी पानी है और एक गिलास पानी है, एक टंकी पानी है और एक गिलास पानी है। टंकी में छेदा कीजिए, टंकी में एगो नल लगाइए और गिलास में एगो नल लगाइए। अब पानी का प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? टंकी का पानी से जो नल में पानी गिरेगा वो, या फिर गिलास से पानी में जो लगाए हुए वो? तो सिंपल सी बात है कि टंकी से जो पानी निकलेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। हम क्या बोल रहे हैं भाई? हम तो वही बोल रहे हैं तुमको, उसका गहराई ज्यादा है, एरिया ज्यादा लिया हुआ है ना, वही तो समझा रहे हैं ब्रो, वही तो समझा रहे हैं कि किसी भी गहराई पर, क्षेत्रफल पर जितना ज्यादा पानी रहेगा, जितना ज्यादा पानी रहेगा, पानी के कण उस पात्र पर या फिर उस वस्तु पर उतना ही ज्यादा क्या डालेगा? दाब डालेगा। इसलिए दाब जितना ज्यादा डालेगा, इससे ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि गहराई जितना ज्यादा होगा पानी का या फिर क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। टंकी में ग्रेविटी का कोई कार्य नहीं होता है भैया। इस दुनिया में तुम खड़ा है तो किसके कारण खड़ा है? हाँ, हाँ वो भी नियम हम बोल सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं तुमको? हम बोल रहे तुम टॉपिक हटा देता है। हम वो तो ग्रेविटी हर एक जगह पर तो पॉसिबल है, वो तो लगेगा ही। हमारे दाब जितना द्रव्य दाब का नियम पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जितना प्रेशर जितना ज्यादा, मतलब जितना गहराई रहेगा उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, डेंसिटी जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें, लिखा जाए। चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए, लेट मत कीजिए। अभी आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग को लिखना है। क्या बोला? हाँ, द्रव्य दाब का नियम लिखिए। किसी हाँ आज नहीं है भाई। हाँ देखिए, जिस बर्तन में द्रव्य रखा जाता है, जिस बर्तन में द्रव्य रखा जाता है उसके सभी संपर्क तलों पर, जिस बर्तन में द्रव्य रखा जाता है उसके सभी संपर्क तलों पर
संपर्क तलों पर तथा अपने भीतर प्रत्येक बिंदु पर तथा अपने भीतर प्रत्येक बिंदु पर तथा अपने भीतर मतलब पानी के भीतर, हाँ अपने भीतर प्रत्येक बिंदु पर, अरे यार भीतर मतलब अंदर लिखो ना, नहीं समझ में आ रहा है तो अपने अंदर प्रत्येक बिंदु पर द्रव दाब डालता है। पहला पॉइंट हम बिंदुओं पर, बाबा ये हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ रहा है रे। बिंदुओं पर द्रव दाब डालता है, द्रव दाब डालता है। कहा हो किसको जी, किसको जी? बढ़िया बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट, सब खत्म हो गया। अच्छा देखिए, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, अगला पॉइंट, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, हाँ दूसरा नियम, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब, किसी बिंदु पर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से, द्रव के स्वतंत्र तल से, द्रव के स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई पर निर्भर करती है। द्रव के स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई पर निर्भर करती है। ठीक है, उस बिंदु की गहराई पर निर्भर करती है। इसको थोड़ा आसान लैंग्वेज में अथवा करके लिख लो अलग पॉइंट से। द्रव का दाब द्रव के गहराई पर निर्भर करता है, अथवा करके इसी पॉइंट को लिख लो, है ना। द्रव का दाब द्रव के गहराई पर निर्भर करता है। द्रव का दाब द्रव के गहराई पर निर्भर करता है। द्रव का दाब द्रव के गहराई पर निर्भर करता है। द्रव का दाब द्रव के गहराई पर निर्भर करता है। किसी भी गहराई पर, किसी भी, हाँ अगला पॉइंट, किसी भी गहराई पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में, द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। द्रव कुछ बोल रहे थे क्या? द्रव का दाब समान होता है। अगला पॉइंट, समान गहराई पर द्रव का दाब, अगला पॉइंट, समान गहराई में द्रव का दाब, समान गहराई में द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। चलिए भैया, ये नियम में कोई दिक्कत है तो पूछिए, हमने आपको समझाया फिर लिखाया। समान गहराई में द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, बताओ नितेश भाई, कोई सवाल है? मोदी जी कोई सवाल है भाई? तपन भाई कोई सवाल? बोलो। रफीक भाई कोई सवाल है? कृष्णा बाबू बोलो जी। जी10 कोई सवाल है? नहीं, बोलिए। नेहा, आरती, मुनि कोई सवाल? टुकु ना बुझाएंगे लो, समझ में आएंगे? नेहा समझ में आया पूरी? थोड़ा कम आया? बोलो भाई, बोलो जी। परवीन भाई कोई सवाल है? रेहान भाई, चलिए हेडिंग कीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। हेडिंग कीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत
द्रव दाब का नियम हो गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए इसका कॉन्सेप्ट किनको पता है थोड़ा शेयर कीजिए, हम भी थोड़ा सीख लेंगे। सुना तो लगेगा ही। हाँ पढ़े तो हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं। बोलिए आरती नूनी, टेल मी समथिंग अबाउट दिस टॉपिक इफ यू नो समथिंग समथिंग। नथिंग, एवरीथिंग इज ब्लैंक। ओके नया नूनी कुछ जानते हैं इन्होंने? नेहा लेकिन ट्यूशन में बहुत है। चंदन कह रही 4-5 गो नेहा है। जैसे नाम दिए, नेहा ए, नेहा बी, नेहा सी, नेहा डी, आप हो गए नेहा ई। यहाँ एक ही है। चलो बोलो जी अरमान भाई, टेल मी समथिंग अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बोलो भाई, तुमको कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में कुछ पता है? कुछ नहीं? टुकु टुकु, तुम्हारा मुस्कान बहुत मस्त है यार, हंसते रहता है तुम, देखे एकदम। बोलो प्रवीण भाई, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। चलिए शुरुआत करें, आर्किमिडीज का सिद्धांत शुरुआत करें। आप अपने दैनिक जीवन में इस बात को कभी ऑब्जर्व किए हैं कि अगर आपके पास 5 केजी का ईटा है, ठीक है ना, 5 केजी का ईटा है, वो आपको पूरा भारी लग रहा है, लेकिन अगर उस ईटा को पानी में घुसा दीजिएगा तो ईटा आपको हल्का लगने लगेगा। वो तो है सर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हल्का क्यों लगता है सर? नहीं निकाल ले सकते, लेकिन तुम इस सोचा हल नहीं निकालने सका, लेकिन निकालने का कभी तुमने प्रयास भी नहीं किया, वो भी तुम एक्सेप्ट करो ब्रो। प्रयास किया नहीं किया, इसीलिए नहीं करता, इसीलिए तुम पानी में तैरता है। नहीं, आप इस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर कोई भारी वस्तु है, अगर कोई भारी वस्तु है, उस भारी वस्तु को पानी के अंदर में घुसाया जाता है, पानी के अंदर में उसको अगर ले जाया जाता है तो उस वस्तु का भार में कमी होता है। अब क्यों होता है, कहां से होता है, कैसे होता है, उसकी जानकारी आपको मिलेगा, लेकिन इस चीज को आप अपने दैनिक जीवन में देखें, अब वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आज ही घर में जाके उस चीज को देख लीजिएगा। एक सब बासन मायने जाते हैं कि नहीं, तालाब तरफ है ना, जाता है कि नहीं बासन मायने? बासन मायने नहीं जानते तो वो डेगची में पानी लीजिएगा, लोटा लीजिएगा, डाल के देखिएगा, हल्का लगेगा, ठीक ना? अच्छा तो पानी में चुकिया बोल रहा। तो सिंपल मतलब है कि उसके भार में कमी आता है। अब भार में कमी आने का क्या नियम है, क्या रीजन है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए आर्किमिडीज भाई साहब ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, सिंपल प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल ने वो क्या बताया कि अगर इस दुनिया में कोई वस्तु है, उस वस्तु को किसी द्रव्य में, अगर कोई वस्तु है उस वस्तु को किसी द्रव्य में एल को या गोटाई, एल को या गोटाई, एल को मतलब आंशिक रूप, गोटाई माना पूरा, एल को मतलब आंशिक रूप और गोटाई मतलब पूरा, तो ऑल को या गोटाई घुसा देते हैं द्रव्य के अंदर, उस वस्तु को डाल दिया जाता है, तो उस वस्तु के भार में कमी होता है, उस वस्तु के भार में कमी होता है। रुको रुको, डाउट हम अपने समझ देंगे, रुको भाई। भार में कमी होता है, और वो कमी जो वस्तु डाले हैं उसका क्षेत्रफल और भार में कमी आपस में बराबर होता है, लेकिन ये आपका बाउंस चल गया। किसका क्या मतलब है? देखिए अगर किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो पूरी पानी लीजिए, पूरा एकदम भर्ती पानी लीजिए, है ना, पूरा भर्ती पानी लीजिए एकदम टूलेटूल। अगर टूलेटूल पानी लीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कुछ सामान उसमें डालिएगा, हाथ डालिएगा,
तो वहां पे आपका पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। हाँ पूरा भर रहेगा तब, हाँ पूरा फुल रहना चाहिए। वो पानी आपका क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब जो पानी आपका बाहर निकला है ना, जो आपका पानी बाहर निकला है, वो पानी जैसे मान लेते हैं 250 ग्राम पानी बाहर निकल गया, या फिर 2 kg पानी निकल गया बाहर, ठीक है ना। तो देखिए शुरू में ईटा कितना केजी का था, 5 kg का। जब उसको पानी के अंदर ले गए, तो उसका जो वजन हो गया वो मान लेते हैं 4 kg हो गया। उसका वजन कितना हो गया, आधा नहीं होगा भाई, 3 kg हो सकता है, मतलब 3 kg 4 kg ऐसे हो सकता है। हम एग्जांपल के तौर पर, हल्का होगा कि नहीं। तो यहाँ पे कितना केजी का कमी आया, W1 माइनस W2, कितना केजी कमी आया, 1 kg। कितना केजी आया कमी। कहने का मतलब है कि जो 1 kg आया ना, ये 1 kg पानी बाहर निकला होगा, ये 1 kg पानी बाहर निकला होगा। और एक रीजन है दाब डालने का, हल्का लगने का। और पानी जो है ना, वो नीचे से उस वस्तु पर दाब डालता है, बल लगाता है। नीचे से उस वस्तु पर क्या लगता है, बल लगाता है। उस बल को हम लोग उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। जो नीचे से किसी वस्तु पर पानी बल लगाता है ना, उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का मतलब होता है कि अगर किसी द्रव में कोई वस्तु रख दिया जाता है, तो पानी नीचे से उस वस्तु पर एक बल लगाता है, उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। तो यहाँ पे 2 रीजन है। एक तो पहला कि जब हम लोग किसी ईटा का वजन 5 kg है, पानी के अंदर ले गए तो वो कितना आया, 4 kg का हो गया। वजन में कमी कितना आया, 1 kg। कहने का मतलब है कि जो पानी गिरा होगा ना बाहर, वो 1 kg गिरा होगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल जितना रहता है ना, उतना क्षेत्रफल वो बाहर निकल जाता है। उसी का पानी का ही क्षेत्रफल तो वो ले रहा है ना, पानी का ही तो क्षेत्र। ईटा जो घुसा रहे हैं, तो ईटा घुसा रहे हैं, तो ईटा का जो क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल ईटा किसका वाला लेगा, पानी वाला लेगा। तो पानी कहां जाएगा, पानी को तो वास्तव में बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो जितना, लेकिन वो आपको वजन करना पड़ेगा। उस समय प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अब घर में जाके आप एक लोटा लीजिएगा, उसमें करिएगा, तो आपका नेट वजन नहीं आ पाएगा। हाँ सर बोलिए, हाँ पूछिए, अब डाउट पूछिए। हाँ कपड़ा में होता है क्या कपड़ा, वो उत्प्लावन बल का टॉपिक है। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पानी में तैरता है। जैसे मान लेते हैं सूखा हुआ पत्ता, अगर आलू लीजिएगा, उसमें नमक डाल दीजिएगा तो आलू भी तैरने लगेगा। सूखा लकड़ी, क्या बोलते हैं सूखल कपड़ा, वो सब पानी में तैरने लगता है। तो पानी में जो चीज तैर रहा है ना, उस पर ये लागू नहीं होता है। अब पानी में कोई वस्तु तैरता क्यों है, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, फिर भटक जाएंगे टॉपिक। तो पानी में कोई भी चीज तैर रहा है, उसके लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू नहीं होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत तभी लागू होता है, वो ये कहता है कि अगर किसी वस्तु का भार में पानी के अंदर कमी हो रहा है, तो भार में कमी क्यों हो रहा है, उसके बारे में ये बताया। आर्किमिडीज ने किसके बारे में बताया, आर्किमिडीज ने इस बात को बताया कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु के भार में कमी आता है पानी के अंदर में, वो क्यों आता है, इसके बारे में बताया। समझा। हाँ पूछो परवीन भाई। हाँ रुई पानी में बढ़ता नहीं, वो तो पानी के कारण उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए बढ़ जाता है। रुई तो तैरता है पानी में। किसमें भैया, ईटा में तो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो ईटा तैरता है पानी में क्या, ईटा को तो पानी के अंदर मिल जाता है ना। हाँ पानी द्रव में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है यार। पानी एक प्रकार का द्रव है,
यार तुम आंसर पलटा। लिक्विड, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। चलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए, घर से स्टडी करके आओ, उसके बाद सवाल करो यार, ऐसे ऐसे सवाल करता है कि तुम। चलो आर्किमिडीज का सिद्धांत लिख के डाल दीजिए। देखिए जब किसी जब किसी वस्तु को या आंशिक या पूर्ण रूप से जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबोया जाता है। देखो भाई कुछ भी डाउट रहता है ना तो घर में थोड़ा उसको रिसर्च करो यार, जो मन से पूछता है टाइम पास करेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है भाई तुम पूछ लेना आराम से, तुमको हम समझ देंगे। जब किसी द्रव को आंशिक या पूर्ण रूप, जब किसी वस्तु को, जब किसी, क्या लिखा है एक बार बोलिए ना। हाँ द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है, तो उसके भार में कमी हो जाती है। तो उसके भार में कमी हो जाती है। भार में ये कमी, भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का, पैराग्राफ चेंज की जोर लिखे, यदि किसी वस्तु का भार हटाए गए भार के बराबर होता है, हटाए गए भार के बराबर होता है। पैराग्राफ चेंज की जोर लिखे, यदि किसी वस्तु का भार वायु में, यदि किसी वस्तु का भार वायु में W1 है, हाँ W1 मतलब वेट, W1 है, तथा द्रव में डुबोने पर भार, तथा द्रव में डुबोने पर भार W2, द्रव में डुबोने पर भार W2 हो जाता है। तो वस्तु के हो जाता है पूर्ण विराम, तब, तो या फिर तब, तो या तब दोनों लिख सकता है, दोनों बोले तो या तब दोनों लिख सकता है। तब द्रव में डूबने पर वस्तु के भार में, तो या फिर तब द्रव में डूबने पर